एक स्कूल के अंदर एक कंपटीशन होता है, जिस कंपटीशन के अंदर सभी बच्चों को अपनी अपनी ड्राइंग बनाकर टीचरों को दिखानी थी और उसमें विजेता घोषित होना था। तो यहाँ पर उसी स्कूल के अंदर एक 8वीं क्लास का लड़का होता है जिसका नाम राजू होता है, और राजू भी एक पेंटिंग उसमें बनाता है। उस पेंटिंग में कुछ ऐसा था जिसे देखने के बाद सभी टीचरों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और उसके बाद राजू, जो अब तक काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था पढ़ाई लिखाई में, वह काफ़ी ज़्यादा होशियार हो जाता है, और उसके बाद से उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल ही गई थी। कौन था राजू और किस वजह से वह पढ़ाई में कमज़ोर था, और इसके बाद ऐसा क्या होता है जिसे देखकर उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई थी, और यहाँ पर क्या था उसकी पेंटिंग में, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर एक लड़का रहा करता है जिस लड़के का नाम होता है राजू। राजू के घर में उसके माता पिता हैं और वो खुशियों के साथ अपनी ज़िंदगी व्यतीत किया करता है। राजू के पिता एक कंपनी में नौकरी किया करते हैं, और माता और पिता दोनों के दोनों राजू को अच्छी तरह से पढ़ाना लिखाना चाहते हैं और कोई भी कसर उसकी परवरिश में नहीं छोड़ना चाहते। यहाँ पर जब राजू 6वीं क्लास में होता है तो उसी दौरान उनके परिवार को न जाने किसकी नज़र लग जाती है, और उसके बाद राजू की जो माँ होती है वह एक बीमारी के चलते इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। अब जब राजू की माँ इस दुनिया से चली गई थी तो उसके बाद राजू का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। वह ना तो स्कूल में ज़्यादा ध्यान दे पाता है पढ़ाई लिखाई पर, और ना ही घर से अच्छी तरह से तैयार होकर जाता है। अक्सर वह गंदे कपड़ों में ही स्कूल चला जाया करता, क्योंकि पिता तो अक्सर कंपनी का काम देखा करते और वह बहुत कम अपने बेटे पर ध्यान दे पाते हैं। जैसे तैसे करके वो उसे खाना बनाकर खिला दिया करते, वही काफ़ी था, और उसके बाद का जितना भी उनका समय था वह पूरी तरह से कंपनी के लिए दिया करते थे। यहाँ पर राजू स्कूल पढ़ने के लिए जाने लगता है, लेकिन पहले जो राजू काफ़ी ज़्यादा होशियार था वह पूरी तरह से कमज़ोर हो जाता है, और अब सभी जो मैडम होती हैं या मास्टर होते हैं वो सभी लोग राजू को ताना सा मारने लगते हैं कि क्या हो रहा है, पूरी तरह से कमज़ोर है, और तुझे पढ़ाई समझ में आती है या नहीं आती, घर वालों को पैसा क्यों बर्बाद कर रहा है। राजू इन सभी बातों को सुनता और गुमसुम सा बैठा रहा करता। वहीं पर स्कूल के अंदर उसका व्यवहार कुछ ऐसा हो गया था कि मानो एक बच्चा बहुत ही गहरे दर्द से जूझ रहा है और किसी से कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं कर पाता है। होते हैं ना कुछ बच्चे क्लास के अंदर जो चुपचाप बैठे रहते हैं, सभी चीज़ों को देखा करते हैं और कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। ऐसा ही व्यवहार राजू का हो गया था, और धीरे धीरे जो राजू होता है वह 8वीं क्लास में पहुंच जाता है, और अब तक आते आते वह काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। इतना कमज़ोर कि उसे अब क्लास के अंदर बच्चे लूजर कह कर चिढ़ाया करते थे, लेकिन इन बातों का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। टीचर उसके घर पर शिकायत पहुंचा कर परेशान हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई भी राह इसकी नहीं मिली थी, और राजू बिल्कुल भी पढ़ाई पर गौर नहीं देता है। इसके बाद यहाँ पर जब 8वीं क्लास को चलते हुए 3 महीने बीत जाते हैं तो उसी दौरान स्कूल के अंदर एक कंपटीशन किया जाता है जिसमें सभी बच्चों को अपनी क्रिएटिविटी दिखानी थी और एक पेंटिंग बनानी थी। उस पेंटिंग के आधार पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को प्राइज दिया जाना था, और यहाँ पर जो राजू होता है वह भी उस कंपटीशन में भाग लेता है और अपनी ड्राइंग बनाने लगता है। ड्राइंग के अंदर वह एक महिला बनाता है जिस महिला के हाथ में एक दूध का गिलास है, और उसके सामने एक लड़का खड़ा हुआ है जिसने स्कूल की ड्रेस पहन रखी है। यहाँ पर जो महिला है वो उस दूध के गिलास को उस लड़के की तरफ बढ़ा रही है, लेकिन जो लड़का है वो उससे मुंह फेर कर खड़ा हुआ है। ऐसी पेंटिंग उसने बनाई थी, और ये पेंटिंग महज एक साधारण सी पेंटिंग थी जिसमें एक माँ अपने बच्चे को दूध दे रही है, लेकिन बच्चा दूध पीने से नखरे कर रहा है। अब इस पेंटिंग को लेकर वह उस पर जमा करवा देता है जहाँ पर लोग उस पेंटिंग को देख रहे थे, और उसके बाद यहाँ पर स्टेज के ऊपर सभी की एक एक पेंटिंग निकाली जाती है, और उसके बाद बच्चे को बुलाकर उससे पूछा जाता है कि इस पेंटिंग में आपने क्या दर्शाया है और क्या क्रिएटिविटी इसके अंदर लगाई है। उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे करके सभी बच्चों की पेंटिंग दिखाई जाती है। कोई तो बारिश की पेंटिंग बनाता है, बारिश के अंदर माँ छाते के अंदर बच्चे को घुमा रही है, या फिर कोई माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर घूम रही है। कोई पहाड़ों की पेंटिंग बनाता है, तो कोई यहाँ पर गाड़ियों की पेंटिंग बनाता है, लेकिन किसी की पेंटिंग में ऐसा दृश्य नहीं दिखाया गया था जैसा कि राजू की पेंटिंग में दिखाया गया था। इसके बाद यहाँ पर जब राजू की पेंटिंग का नंबर आता है तो मैडम राजू की पेंटिंग निकालती है, और जैसे ही वो स्टेज पर बोलती है कि ये राजू की पेंटिंग है, तो राजू की क्लास के जो बच्चे वहाँ पर बैठे हुए थे वह एकदम से हंसने लगते हैं, और यहाँ पर कहीं से धीमी धीमी लूजर की आवाज़ भी आ रही थी। राजू इन बातों को देखकर एकदम से टूट सा जाता है, लेकिन जो मैडम होती है वो बच्चों को चुप कराती है और राजू को स्टेज पर बुलाया जाता है। आज यहाँ पर टाइम निकालकर राजू के पिता भी आए गए थे, क्योंकि यहाँ पर सभी के बच्चों के पेरेंट्स को भी बुलाया गया था। इसके बाद यहाँ पर जब राजू की पेंटिंग को देखकर मैडम पूछने लगती है कि बेटा इसके अंदर क्या है, तो यहाँ पर राजू बड़ी धीमी आवाज़ में कहने लगता है कि मैडम इसके अंदर माँ है। उसके बाद जो मैडम होती है वो कहने लगती है कि हाँ बेटा, वो तो हमें भी दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर माँ है, लेकिन माँ दूध पिलाने के लिए कह रही है बच्चे को, क्या बच्चा मना कर रहा है? तो राजू कहता है कि हाँ मैडम, इसमें यही दिखाया गया है।
तो उसके बाद मैडम कहने लगती है कि क्यों बेटा, क्या आपकी मम्मी आपको दूध दिया करती हैं और आपको दूध पसंद नहीं है? ऐसा कहते हुए मैडम मुस्कुराने लगती है, लेकिन तभी जो राजू होता है वो एकदम से खामोश हो जाता है। जो भी थोड़ी बहुत हंसी उसके चेहरे पर थी वो पूरी तरह से गायब हो जाती है। उसके बाद मैडम जब उसके चेहरे पर हंसी नहीं देखती, एकदम से उदासी देखती है, तो पूछने लगती है कि क्या हुआ बेटा, क्या मम्मी आपको मारपीट कर दूध पिलाती हैं? अब इस बात को सुनकर राजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मैडम समझने लगती है कि सच में ही शायद इस बच्चे की माँ इसे मार पीट कर दूध पिलाती है। इसके बाद यहाँ पर जो राजू होता है वो कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब मैडम पूछने लगती है कि तो फिर क्या बात है? तो यहाँ पर राजू की आंखों में अब तक पूरी तरह से आंसू आ गए थे और वह रोते हुए चेहरे से कहने लगता है कि इस बारे में आपको पापा बताएंगे। ऐसा कहकर वह अपने पापा की तरफ इशारा करते हैं और यहाँ पर जो मैडम होती है वह उसके पापा को स्टेज पर बुलाती है। अब इसके बाद यहाँ पर राजू के जो पिता होते हैं, जो कि कंपनी का काम देखा करते हैं, वह स्टेज पर आते हैं और स्टेज पर आने के बाद अपने बेटे राजू से माइक लेते हैं। अब तक राजू की आंखों से आंसू बहने लगते थे और एक मैडम आकर उसे चुप कराने लगती है और सोच विचार में पड़ जाती है कि ऐसी क्या बात है इस पेंटिंग में जो ये बच्चा रो रहा है, और यहाँ पर आकर उसके पिता से पूछने लगती है। कहती है कि हाँ जी, आप बताइए आपके बेटे ने पेंटिंग क्यों बनाई है और क्या बता रहा है कि आपको पापा बताएंगे। तो इसके बाद यहाँ पर जो राजू का पिता होता है वह भी अपनी आंखों में आंसू भर ले आता है और कहने लगता है कि मैडम वो दरअसल इसकी माँ नहीं है ना, तो इसी वजह से इसे माँ की बहुत ज़्यादा याद आया करती है और ये हर जगह माँ को ही खोजा करता है और इसने माँ की पेंटिंग बनाई है। अब इस बात को सुनते ही यहाँ पर जो मैडम स्टेज के ऊपर बैठी हुई थी, यहाँ तक कि जो टीचर बैठे हुए थे, उन सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सभी एकदम से मौन हो जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। कुछ बच्चे जो उसे लूजर कहकर चिढ़ाया करते थे, उनकी भी समझ में आ जाता है कि ये बच्चा लूजर नहीं है, ये तो तकदीर का मारा हुआ है, और उसके बाद वह भी अपनी बातों पर शर्मिंदा होते हैं। यहाँ पर जो राजू होता है उसके पेंटिंग को देखकर उसे फर्स्ट प्राइज दिया जाता है और उसकी बहुत सारी प्रशंसा की जाती है। लेकिन उन्हीं मैडमों में से एक मैडम थी जिसका नाम होता है गायत्री मैम, और गायत्री मैम जब राजू को देखती है तो एकदम से उसे बहुत ही तरस उस पर आने लगता है और वह समझ जाती है कि ये बच्चा किस वजह से इतना कमज़ोर हो गया है। क्योंकि गायत्री मैम उसे पिछली साल पढ़ा रही थी और पढ़ाते हुए कई बार उसने उसे बुरी तरह से डांट दिया था, लेकिन राजू चुपचाप रहता था और वह कहा करती थी कि तू तो ऐसा ही रहेगा, तू तो पूरी तरह से निकम्मा है। अब उसे अपनी बातों पर शर्मिंदगी होने लगती है और इसके बाद जो गायत्री मैम होती हैं वह राजू के ऊपर एक्स्ट्रा ध्यान देने लगती हैं और उसे एक माँ का प्यार भी देने लगती हैं टीचर के साथ साथ। अच्छी तरह से उसे पढ़ाया लिखाया करती और उससे कहा करती कि बेटा तू भले ही मुझे माँ कह सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। राजू भी जब गायत्री मैम का व्यवहार देखता है तो उसके बाद उसे उसके अंदर अपनी माँ दिखाई देने लगती है और यहाँ पर गायत्री मैम अच्छी तरह से उसकी देखरेख करती हैं। यहाँ तक कि गायत्री मैम कभी कभी उसके घर भी चली जाया करती, उसको ट्यूशन देने के बहाने, और वहाँ पर भी उसे अच्छे से लाड दुलार किया करती और यहाँ पर राजू उसे अपनी माँ ही समझने लगा था। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ राजू पढ़ाई लिखाई में काफ़ी ज़्यादा होशियार हो जाता है और स्कूल के अंदर दोबारा से वाहवाही बटोरने लगता है, जिस तरह से वो अपने टाइम में वाहवाही बटोरा करता था। ये बात जब राजू का पिता देखता है तो वह बड़ा ही खुश होता है इस बात को देखकर और गायत्री मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। गायत्री मैम कहती है कि कोई बात नहीं, ये बच्चा मुझे बहुत प्यारा लगा करता है, वो दरअसल मेरा कोई बेटा नहीं है ना, मेरी तो दो बेटियां हैं और बेटियां ही बुढ़ापे में मेरी देखरेख करेंगी, तो बेटे का प्यार मुझे यहाँ से मिल जाएगा। ऐसा कहकर गायत्री मैम उस बात को ऐसे ही टाल देती है और जब यहाँ पर जो राजू होता है वो स्कूली पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है तो अब तक वो इतना साहसी हो गया था कि अपनी माँ को भुला कर भी वह अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कर सके और अपने आप को कामयाब बना सके। इसके बाद राजू कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता है और धीरे धीरे कामयाबी को छूने लगता है। अपने पिता की तरह ही वो ऐसा ही कोर्स करता है जिससे कंपनी में नौकरी मिल सके और कंपनी में नौकरी करने के बाद वह ऐसा हो जाता है कि उसकी लाखों रुपए की सैलरी हो जाती है। जब राजू अच्छी तरह से पैसे कमाने लगता है तो अब तक उसके जो पिता होते हैं वह उससे कहने लगते हैं कि बेटा अब तो तुम्हारी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिनों से हमारा जो घर है ना वो बिना औरत के बिखरा पड़ा है। तो इसके बाद जो बेटा होता है वह भी मना नहीं करता है और कहता है कि पिताजी खूब शौक से मेरी शादी करो, कोई भी परेशानी नहीं है। यहाँ पर जो राजू होता है वह जब से उसने स्कूल छोड़ा है उसके बाद से गायत्री मैम से उसका संपर्क पूरी तरह से टूट गया है और वह तो अपनी दुनिया में मस्त रहा करता है। लेकिन जब उसकी शादी होती है तो उसी दौरान उसे एक बात याद आती है, जब गायत्री मैम ने कहा था कि बेटा जब तुम्हारी शादी होगी ना तो मैं तुम्हारी शादी में तुम्हारी माँ के पूरे फर्ज निभाऊंगी और तुम मुझे बुलाएगा ना अपनी शादी में। तो छोटे से ही राजू ने उससे वादा किया था कि माँ जरूर से मैं आपको अपनी शादी में बुलाऊंगा। तो यहाँ पर जब उसकी शादी की बात चलती है और लड़की को पसंद कर लिया जाता है तो राजू को अपनी मैम की वो बात याद आती है और उसके बाद वह अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी मुझे अपनी शादी में गायत्री मैम को बुलाना है और वो मेरी माँ के सारे फर्ज निभाएंगी। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो राजू का पिता होता है वह कहता है कि हाँ बेटा खूब शौक से बुलाओ, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो राजू का पिता होता है और राजू होता है दोनों के दोनों यहाँ से गायत्री मैम का एड्रेस ढूंढने के लिए सीधा स्कूल में जाते हैं और वहाँ से उन्हें गायत्री मैम का एड्रेस भी मिल जाता है।
एड्रेस मिलने के बाद राजू जब अपने पिता के साथ उस जगह पर जा रहा था जिस जगह पर गायत्री मैम रहा करती थी, तो रास्ते में ढेर सारी बातें सोचता है कि आज तो गायत्री मैम मुझे मिलेंगी और देखेंगी तो बड़ी खुश होंगी कि मैं कितना कामयाब हो गया हूँ, क्योंकि गायत्री मैम सच्चे दिल से राजू से प्यार किया करती थी। और इसी बात को लेकर राजू बड़ा ही खुश होता है। धीरे धीरे वो लोग उस घर तक पहुंच जाते हैं जिस घर के अंदर गायत्री मैम रहा करती है। और जैसे वो लोग उस घर पर पहुंचते हैं तो वहां की हालत देखकर थोड़े से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इस घर की हालत एक खंडरनुमा घर की तरह थी और कुछ भी इस घर के अंदर नहीं था। इसके बाद जो राजू होता है वो जाकर खुश होकर इन सभी बातों को भूलकर डोरबेल बजाता है और अंदर से जो गायत्री मैम होती हैं वो दरवाज़ा खोल देती हैं। लेकिन गायत्री मैम राजू को नहीं पहचान पाती हैं और तभी जब गाड़ी से राजू का पिता उतर कर आता है तो राजू के पिता को देखकर वे पहचान जाती हैं कि शायद ये तो राजू का पिता है। और उसके बाद राजू की तरफ देखते हुए एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आती हैं और कहती है कि बेटा कहीं तो राजू तो नहीं है। इसके बाद राजू मुस्कुराता हुआ कहता है कि हाँ मैम, मैं राजू हूँ और मैंने आपसे वादा किया था ना कि अपनी शादी में आपको जरूर ले जाऊंगा, तो आप चलो मेरे साथ, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ क्योंकि कुछ दिनों बाद मेरी शादी होने वाली है। इस बात को सुनकर गायत्री मैम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद वह दोनों बाप बेटे को घर के अंदर बुलाती है। कहती है कि आप अंदर आओ, बाहर क्यों खड़े हुए हो, मैं आपके लिए चाय पानी तो बना देती हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो राजू होता है और वह उसका पिता होता है, दोनों के दोनों घर के अंदर जाते हैं। और जब गायत्री मैम चाय बनाने के लिए जाने लगती है तो तभी यहाँ पर जो राजू का पिता होता है वो एकदम से उन्हें रोकता है। कहता है कि मैडम आप रुक जाओ, मैं ही आपके लिए चाय बना देता हूँ। इसके बाद वह चाय बनाने के लिए चला जाता है और गायत्री मैम राजू से बातचीत करने लगती हैं और राजू भी अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि किस तरह से वो लाखों रुपए महीने के कमाया करता है और अच्छे से जिंदगी व्यतीत हो रही है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर गायत्री मैम जब इस बात को सुनती हैं तो थोड़ी सी उदास रह जाती हैं और कहने लगती है अच्छा बेटा, अपने पिता का अच्छे से ख्याल रखना और कभी भी इनको दुख मत देना। ऐसा कहते हुए गायत्री मैम के चेहरे पर और भी ज्यादा उदासी आ जाती है और राजू समझ जाता है कि कोई ना कोई परेशानी है और इसी वजह से वह गायत्री मैम से पूछने लगता है कि मैम क्या हुआ, आपके चेहरे पर उदासी कैसे। तो यहाँ पर जो गायत्री मैम होती है वो बात को इधर उधर करने की कोशिश करती है और कहती है कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन राजू को पता था कि गायत्री मैम का व्यवहार कैसा है और उसी वजह से वह उनसे बार बार पूछने लगता है। और यहाँ पर जो गायत्री मैम होती हैं वो एकदम से अपनी आंखों में आंसू ले आती हैं और रोते हुए कहने लगती हैं कि बेटा अब क्या बताऊं, मेरे को 2 बेटियां थी और दोनों बेटियों के ऊपर ही मैंने अपनी जिंदगी को ऐसे व्यतीत करने के लिए सोचा, ना ही दूसरी शादी की क्योंकि मेरी बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बेटियां जब बड़ी हो जाएंगी तो शादी होने के बाद वह मुझे इस तरह से अलग कर देंगी जिस तरह से मैंने सोचा भी नहीं था। और वो तो मेरा हालचाल जानने के लिए वे आया नहीं करती हैं। जब से मैंने उनकी शादी की है उसके बाद से वो लोग कभी कभार यहाँ पर आया करती हैं और जब मैं उन्हें अपने दुख बताया करती हूँ तो वो टार दिया करती हैं एक दूसरी के ऊपर। कह दिया करती है कि माँ देखो, मैं तो अपने परिवार को जैसे तैसे चला रही हूँ और आप अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत करो, हमसे आपको कोई भी मतलब नहीं है। इन बातों को देख देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हूँ और इसी तरह से इस घर के अंदर अकेली ही रहा करती हूँ। अब तक तो मैं उस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करती थी, लेकिन जब से मेरी नौकरी छुट्टी है तो उसके बाद से जीवन और भी ज़्यादा कठिन हो गया है। कुछ बच्चों को घर पर ट्यूशन तो दे दिया करती हूँ, लेकिन उससे घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाता है और अब ऐसे ही समय व्यतीत हो रहा है। ऐसा कहते हुए गायत्री मैम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही राजू गायत्री मैम की आंखों में आंसू देखता है तो एकदम से उसे बहुत ज़्यादा तरस आने लगता है। इधर से यहाँ पर जो राजू का पिता होता है वह भी इस पूरी बात को सुन लेता है। इसके बाद जो राजू होता है वह एकदम से गायत्री मैम के आंखों के आंसू पहुँचता है और कहता है कि मैडम क्या हुआ, आप ही तो मुझसे बेटा कहा करती थी और मेरी माँ का पूरा फर्ज आपने निभाया है, तो आज से आप मेरे घर में चलो और मेरे साथ रहो, वहाँ पर आपको किसी भी चीज़ को प्रॉब्लम नहीं होगी और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर गायत्री मैम मना करने लगती हैं क्योंकि भले ही उन्होंने उसकी अच्छी तरह से देखरेख की थी, लेकिन वह किसी और पर बोझ नहीं बनना चाहती, तो वह मना करने लगती हैं। इतनी देर में यहाँ पर जो राजू का पिता होता है वह चाय बनाकर ले आता है और कहता है कि मैडम ये तो आप हमारे साथ बेईमानी कर रही हो और बेईमानी करके आपको पाप लगेगा। इस बात को सुनकर गायत्री मैम कहने लगती है कि कैसी बेईमानी और कौन सी बेईमानी। तो वो कहने लगता है कि जब आपने हमारा उस टाइम पर इतना साथ दिया था तो अब हमारी बारी है, तो हमें भी आपका साथ देने दो। इस बात को सुनकर गायत्री मैम एक बार फिर से मना करती है, लेकिन दोनों बाप बेटे इस बात की जिद करते हैं और उसके बाद आज के आज ही उनका सारा सामान पैक करवा कर उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर वहां से अपने घर ले जाते हैं। राजू अपने घर के अंदर गायत्री मैम को अपनी माँ की तरह रखने लगता है और उससे पूछकर सारे काम किया करता है। धीरे धीरे ये शादी संपन्न होती है और शादी होने के बाद जब राजू की पत्नी घर के अंदर आती है तो वह कहता है कि मिलो इनसे, ये मेरी माँ है। अब राजू की जो पत्नी होती है वह कहने लगती है कि जब पहले बात हुई थी तो बताया गया था कि तुम्हारी कोई माँ नहीं है। तो यहाँ पर जो राजू होता है अपने जीवन की पूरी कहानी अपनी पत्नी स्नेहा को सुनाता है और जब स्नेहा इस कहानी को सुनती है तो एकदम से उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह भी फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि जो पेंटिंग वाला सीन था ना वो इतनी अच्छी तरह से राजू ने एक्सप्लेन किया था जिसे सुनकर स्नेहा की आंखों में आंसू आ गए थे। उसके बाद जो स्नेहा होती है वो गायत्री मैम के पैर छूती है और कहती है कि मैडम सच में ही आप हमारी सासू माँ हो और आपको आज से इसी घर के
अंदर रहना है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो स्नेहा होती है वो अच्छी तरह से गायत्री मैम की इज्जत किया करती है, लेकिन गायत्री मैम जो होती हैं यहाँ पर आकर एक अलग ही चीज स्टार्ट कर देती हैं। वह बार बार राजू को मोटिवेट किया करती और इस मोटिवेशन का इफेक्ट कुछ ऐसा पड़ता है कि यहाँ पर जो राजू होता है वह कंपनी की नौकरी के साथ साथ एक छोटी सी वर्कशॉप लगाता है और उस वर्कशॉप को दोनों बाप बेटे चलाने लगते हैं, क्योंकि पिता की नौकरी राजू ने छुड़वा दी थी, खुद नौकरी किया करता था और पिता को भी कंपनी का अच्छा खासा अनुभव था, तो वह उस वर्कशॉप को अच्छी तरह से चला लेता है। यहाँ पर जो राजू होता है वह अपनी वर्कशॉप को इतनी उन्नतियों तक ले जाता है कि उसके बाद उसके जीवन में रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत नहीं होती है और अब उनकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। जब यहाँ पर गायत्री मैम की बेटियों को ये पता चलता है कि उसकी जो माँ है वह एक बहुत बड़े कंपनी मालिक के घर रहा करती है, तो उसके बाद एक बार उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। तो वो लोग दोनों के दोनों एक साथ उनके पास आ जाती हैं और कहने लगती हैं कि माँ, हम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, जिनके पास तुम रहा करती हो उनसे कहकर हमारे पतियों को कंपनी में नौकरी दिला दो ना। लेकिन यहाँ पर जो गायत्री मैम होती हैं वह उनसे साफ साफ मना कर देती हैं। कहती है कि बेटी, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी उस टाइम पर तो तुमने अपना हाथ मुझसे छुड़ा लिया और अब मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं ही अपना समय न जाने कैसे कैसे व्यतीत कर रही हूँ। अब इस बात को सुनकर दोनों बेटियों को अपनी वो बातें याद आ जाती हैं जब उनकी माँ ने उससे कहा था कि बेटी, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा करती हूँ और मुझे भी अपने साथ ले चलो, तो उन्होंने ऐसा कहकर ही उससे तल्ला छोड़ दिया था। इसके बाद यहाँ पर वो कहने लगती है कि माँ, कोई बात नहीं, आप हमारी माँ हो, इतना तो कर ही सकती हो। लेकिन तभी यहाँ पर माँ साफ साफ मना कर देती है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह देती है। लेकिन इस बात को जो राजू का पिता होता है वह सुन लेता है और सुनने के बाद जब दोनों बेटियां उदास होकर घर से बाहर निकलती हैं तो एकदम से बाहर जाकर उनसे पूछने लगता है कि बेटी, ये बताओ कि तुम्हारे पति क्या क्या पढ़ाई लिखाई किए हुए हैं। तो यहाँ पर दोनों बेटियां अपने अपने पतियों के बारे में बता देती हैं और वह उनसे कह देता है कि ठीक है, फलाने एड्रेस पर भेज देना और वहाँ पर मैं उनके लिए कोई ना कोई उचित काम लगा दूंगा। इसके बाद यहाँ पर जो दोनों बेटियां होती हैं वह अपने पतियों को उसी एड्रेस पर दूसरे दिन भेज देती हैं और जो राजू का पिता होता है वह ना तो राजू को बताता है ना ही गायत्री मैम को बताता है और उन दोनों लड़कियों के पतियों को अच्छे से नौकरी दे देता है कंपनी के अंदर और उससे काम करवाने लगता है। यहाँ पर धीरे धीरे बेटियों के दिन सुधरने लगते हैं और जैसे इस बार की दिवाली आती है तो दिवाली के दिन यहाँ पर दोनों बेटियां मिठाई लेकर अपनी माँ के पास आती हैं और वहाँ पर आकर उन्हें मिठाई खिलाती हैं। अब जैसे ही माँ देखती है कि बेटियां खुश हैं तो उसके बाद पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, एक बार की बेइज्जती से पेट नहीं भरा क्या? तो यहाँ पर वो कहने लगती हैं कि माँ, ये आप ही का तो किया धरा है जो हम लोग अब अच्छी तरह से जीवन जी रहे हैं। तो माँ पूरी तरह से हैरान हो जाती है, कहने लगती है कि मैंने ऐसा क्या किया है। लेकिन यहाँ पर तभी जो राजू का पिता होता है वह गायत्री मैम को बता देता है कि दरअसल जिस दिन आपने इनको धमका कर यहाँ से भेज दिया था उसी दिन मैंने इनके पतियों की नौकरी लगवा दी थी और उसके बाद अब ये अच्छे से जीवन जिया करते हैं। यहाँ पर जब गायत्री मैम को पता चलता है तो उसके बाद वो उनसे कहने लगती है कि आपने ऐसा क्यों किया, ये बिल्कुल भी इस लायक नहीं है। तो यहाँ पर राजू का जो पिता होता है वो कहने लगता है कि कोई बात नहीं, बच्चे तो बच्चे हुआ करते हैं, बच्चों से ही गलतियाँ हुआ करती हैं, लेकिन माँ बाप को उन गलतियों को भुलाकर उन्हें माफ़ करना चाहिए। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो दोनों बेटियाँ होती हैं वह अपनी माँ को मनाने लगती हैं और थोड़ी देर में गायत्री मैम भी मान जाती हैं। जब गायत्री मैम मान जाती हैं तो उसके बाद वो कहने लगती है कि माँ, अब आपको हमारे साथ चलना होगा और कुछ दिन आपको हमारे साथ व्यतीत करने होंगे। तो यहाँ पर गायत्री मैम पहले तो मना करती हैं, लेकिन बेटियों की जिद के आगे उनकी एक नहीं चलती है और वह उनके साथ वहाँ पर चली जाती है। आज तक भी जो गायत्री मैम है वो कभी तो राजू के यहाँ पर रहा करती हैं और कभी अपनी बेटियों के यहाँ पर रहा करती हैं और अच्छे से उनका समय व्यतीत हो रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।